हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। आई होप कि आप सभी की सीटेट प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और कल मैंने आपको जो है सीटेट हिंदी पेडागोजी की मैराथन प्रोवाइड की हुई है। कंप्लीट हिंदी पेडागोजी मैंने वहाँ पर करवाई है। जो भी कॉन्सेप्ट जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको उस सीरीज़ में उस क्लास में मिल जाएंगे। प्लस मैंने वहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल मैराथन आपके लिए होने वाली है। एंड मैं जो है आज या कल से आपके लिए सीटेट पेपर 2 जो है उसका आपका हिंदी पेडागोजी की सीरीज़ प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट कर रही हूँ। जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेटेस्ट वो सारे डिस्कस करूँगी, है ना। तो अगर आप वो मैराथन और ये जो प्रैक्टिस सीरीज़ रहेगी इन दोनों को वॉच करते हैं तो हिंदी पेडागोजी में आप 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हैं। अब ये इंडिविजुअली आपकी मेहनत पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना चीज़ों का रिवीजन कर रहे हैं, कितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। सो आज की क्लास देख लेते हैं। आज हम जो है SST की 17 क्लास है आज हमारी, ओके। और SST का प्रैक्टिस सीरीज हमारी चल रही है, आप सभी को पता होगा। और प्रीवियस क्वेश्चन का हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सो कंटेंट के 40 क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करती हूँ एक क्लास में। और 2023 के जो ऑनलाइन एग्जाम थे सारे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। 2022 के कर चुकी हूँ डिस्कस। उसके बाद 2 एग्जाम आपके ऑफलाइन हुए, एक 20 अगस्त 2023 को, एक आपका 21 जनवरी 2024 को। ये दोनों डिस्कस कर चुकी हूँ। एंड अब हम जो है हमने स्टार्ट कर दिया है 2021 के प्रीवियस ईयर। तो किस डेट का देखने वाले हैं? 2021 में भी आपका एग्जाम ऑनलाइन हुआ था। सो 20 दिसंबर 2021 को जो क्वेश्चन पूछे गए थे कंटेंट के वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 40 क्वेश्चंस। सो प्रैक्टिस सीरीज है तो प्रैक्टिस की तरह ही मैंने इसको लिया है। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती हूँ, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चंस और आंसर्स यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ पर आप एक तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। 15 से 18 मिनट में पूरे 40 क्वेश्चन आपको कवर करवा देती हूँ जो भी पूछे जाते हैं। एंड आपको जो है मेरा क्वेश्चन बताने से पहले खुद को जरूर एक बार देखना है कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर हो सकता है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कितना स्कोर जो है कर पा रहे हैं और कहाँ आपको जो है इंप्रूव करने की जरूरत है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है उस टॉपिक को आपको पढ़ना है, ठीक है। सो इस तरीके से आप जो है अपना इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी क्योंकि इतने सारे प्रैक्टिस सेट मैंने आपको करवा दिए तो मेरे को एक आइडिया हो गया है कि कौन से टॉपिक जो है रिपीट हो रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसे जैसे वो टॉपिक मेरे सामने आता है मैं आपको बताती भी जाती हूँ कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगेगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक शिक्षक या फिर शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौर मंडल में परिवर्तित कर दिया। यानी कि कुछ स्टूडेंट थे तो उसने क्या किया, उन बच्चों को जो है सौर मंडल के रूप में चेंज कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो वे प्रतिनिधित्व करते हैं। अब देखिए ये स्टेटमेंट के रूप में आपको क्वेश्चन दे दिया है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि आपको इनमें से ऐसे ग्रह बताने हैं जिनकी लंबाई और वजन क्या हो, समान हो, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह और बुध ग्रह ये लगभग आपकी लंबाई और वजन में समान होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्लोब के प्रदीप्त वृत्त के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ग्लोब का जो टॉपिक है यहाँ से आपको क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ग्लोब के बारे में। 2 कथन दे रखे हैं उसके प्रदीप्त वृत्त के बारे में। पहला है यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। दूसरा है यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। तो ये देखिए आपका ए कथन तो सही है लेकिन बी कथन आपका यहाँ पर गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटलांटिक महासागर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि गलत आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहला है आपका ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो यही आपका गलत हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए अगर आपको अपने एग्जाम में टाइम सेव करना है ना तो आपको एकदम क्विक रेस्पॉन्स करना होगा और आगे बढ़ना होगा। आपको बाकी के ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। तो पहला ही आंसर आपको मिल गया, है ना। तो ऑब्वियसली देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं तो एक ही ऑप्शन वहाँ पर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। हमें पता है कि ये हमारा सबसे बड़ा महासागर नहीं होता। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक प्रतीक क्या हैं? तो मानचित्र में यूज़ किए जाने वाले पारंपरिक प्रतीक क्या हैं वो आपको बताना है। एक क्षेत्र में एक विशेष समाचार उपयोग किए जाने वाले प्रतीक। दूसरा है प्रतीकों के माध्यम से केवल भू आकृति संबंधी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले। ये दोनों ही गलत हैं। सी क्या है? प्रतीकों के माध्यम से केवल राजनीतिक सीमाओं और प्रशासनिक प्रभावों का प्रतिनिधित्व करने वाले। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ भी केवल यहाँ पर ओनली वर्ड का यूज़ हो ना वो तो आपका मोस्टली जो ऑप्शन होता है वो गलत रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं यहाँ पर। ये एक ट्रिक है पहचानने की। नेक्स्ट यहाँ पर जिन प्रतीकों के प्रयोग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। उच्च ज्वार के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए। यानी कि उच्च ज्वार के बारे में आपको 2 कथन दे रखे हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। ए क्या है? ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। बी क्या है? ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियाँ उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। सो यहाँ पर देखिए ए आपका सही है लेकिन बी आपका यहाँ पर गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। वायुदाब के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो वायुदाब जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको पढ़ के जाना है। रिपीट हो रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन। पहला क्या है? वायुदाब सदैव निम्न दाब से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गमन करता है। तो ये आपको बिल्कुल गलत है, ठीक है। उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गमन करता है, ना कि निम्न से उच्च की ओर, तो इसलिए ये गलत है आपका। जब अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर निमज्जित होती है तब उच्च दाब क्षेत्र बनता है, ये भी गलत है। निम्न दाब क्षेत्र तब बनता है जब निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होकर ऊपर उठती है। तो तीनों ही गलत हैं। अब एक ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर बचा 4, तो ऑब्वियसली वही हमारा वायुदाब के बारे में करेक्ट होने वाला है, ठीक है।
सो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। तो ये बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमेलियाड क्या होते हैं। बेसिन के लोगों का मुख्य आहार है, भोजन है, कीड़े मकोड़ों की एक प्रजाति होती है, या फिर ऐसे पौधे होते हैं जो अपनी पत्तियों में जल को संग्रहित करते हैं, या घर जिन्हें तीव्र ढलान वाली छत होती है। तो जो ब्रोमेलियाड होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके के पौधे होते हैं जो अपनी पत्तियों में जल को संग्रहित करते हैं, यानी कि जल को स्टोर करते हैं, जल को रखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है। तो स्टैक किसकी विशेषता है, पवन की, हिमनद की, समुद्री तरंग की या फिर नदी की। तो करेक्ट आंसर इसका 3 हो जाएगा समुद्री तरंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुनामी के बारे में। सुनामी जो तरंगें होती हैं उनके बारे में आपको 2 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है यहाँ पर कौन सा करेक्ट होने वाला है। पहला है उच्च ज्वालामुखी उद्गार कभी सुनामी तरंगों को उत्पन्न नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, सुनामी आने का प्रथम संकेत तटीय क्षेत्र से जल में तेजी से कमी आना और फिर विनाशकारी तरंगों का उठना होता है। सो यहाँ पर आपका एक गलत है, लेकिन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 2 आपको जो है कथन दे रखे हैं वायुमंडल की परत के बारे में। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसको जो है जितने स्टार लगाओ उतने कम है, क्योंकि बहुत बार भी हुआ है। वायुमंडल की जितनी भी परतें हैं आपकी, संताप मंडल, मत मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल, उन सभी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक लेयर, एक परत है वायुमंडल की, उसकी लक्षण दे रखे हैं, ठीक है, उसकी विशेषताएं दे रखी हैं। आपको पहचानना है कि किस परत के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। पहले क्या, इस परत में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। दूसरा, ये परत रेडियो संचार में मदद करती है। तो यहीं से आप पहचान लोगे कि परत रेडियो संचार में मदद करती है, हमारी कौन सी परत होती है, वायुमंडल होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर निम्न में से किसे सतत पोषणी विकास के सिद्धांत में शामिल किया जाना चाहिए। तो सतत पोषणी विकास के सिद्धांत में इनमें से किसको इंक्लूड करना चाहिए वो आपको बताना है। पहला है पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। दूसरा है पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन लाना। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को बंद करना। लास्ट है आपका मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना। तो यहाँ पर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। ए, बी और डी आपका यहाँ करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका खनिजों के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो खनिज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से आपकी प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सो खनिज वाला टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा टॉपिक सही है। सो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला कथन है आपका खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है, अभ्रक और क्रोमाइट अलौह खनिज है। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, इसलिए बी आपका गलत हो जाएगा। अब ऐसा ऑप्शन चेक करिए जिसमें बी ना हो, सॉरी जिसमें बी आपका यस ना हो, क्योंकि हम तो सही पूछा है ना, और बी हमारा गलत है। देखिए बी गलत है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये वाले में भी है, तो ये भी गलत हो गया, थर्ड में भी है तो ये भी गलत हो गया। तो एक ही 2 ही चीजों से आप जो आंसर तक पहुंच गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ए, सी, डी, तो ए, सी और डी तीनों आपके सही है, ठीक है। तो जो खनिज कम गहराई में स्थित होती है खनन द्वारा निकाला जाता है, खनिज अनवीनीकृत संसाधन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो भी था खनिज के बारे में वो भी बता दिया है। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन मिट्टी के बारे में, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों का मिलान कीजिए। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, मैचिंग दे रखी है आपको, कॉलम 1 या आपको कॉलम ए समझ लीजिए, कॉलम बी, इसको जो है आपको मैच करना है। तो देखिए फिर से हम वही यूज करेंगे जो अभी तक की है। आपको यहाँ पर अगर 1 2 भी पता है तो आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर बात करते हैं वनस्पति, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव की, तो ये आपके कहाँ पर, ये आपकी मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो एक आपका सेकंड होने वाला है। अब एक सेकंड किस ऑप्शन में, ये चेक करिए। ऑप्शन नंबर 1 में 1 सेकंड है तो ये सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है तो ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 3 में भी नहीं है तो ये गलत हो गया। एक बार फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अगर उसमें भी नहीं होगा तो फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर 1 का सेकंड है तो ये सही हो सकता है, ठीक है। तो अभी 2 ऑप्शन में डाउट है, या तो फर्स्ट करेक्ट होगा या फिर आपका जो फोर्थ करेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर जलवायु की बात कर लेती हूँ। जलवायु वाला तो सभी पता होगा, तो ये किससे रिलेटेड है, अपक्षय की दर से। तो सी का फोर्थ हो जाएगा। सी का फोर्थ इस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में सी का थर्ड है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है। तो परंपरागत स्रोत के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोगी पक्ष क्या है, इन तीनों में से आपको बताना है। पहला, ये आसानी से पाइपलाइन के माध्यम से परिवहनीय है। दूसरा है ये तेल और कोयले की अपेक्षा अधिक स्वच्छ है। तीसरा है संपूर्ण विश्व में समान रूप से इसका वितरण है। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। देखिए यहाँ पर संपूर्ण विश्व वाला यानी ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, सही बताना था, ठीक है। मतलब आपको ये बताना था कि प्राकृतिक गैस का उपयोग पक्ष क्या है ना, ये बताना है। तो सी आपका नहीं है, बाकी ए और बी है। यहाँ पर ए और बी आपका ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपका उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद भी आपका इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, ठीक है। एक है उपनिषद अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संवाद का संकलन है। बी है सरल वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सी है उपनिषद वे विचार हैं जिनमें आत्मा और सार्वभौमिक आत्मा का सही आत्मा का विवरण किया गया है। तो आपको ये बताना है कि सही इन तीनों में से कौन सा है उपनिषद के बारे में, ओके। तो यहाँ पर देखिए जो उपनिषद है उनके बारे में तीनों ही कथन सही कहे गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी ऑल आर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें विवेक करने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए। तो पुरुष और महिला कंकाल अवशेषों के अध्ययन और उनमें डिफरेंस के लिए हमें किस पर ध्यान देना है वो आपको इन चारों में से बताना है। पहने हुए आभूषण पर क्योंकि महिला को दर्शाता है, हड्डियों की संरचना पर क्योंकि बड़ी कूल्हे की हड्डी एक महिला को दर्शाती है, हड्डियों की संरचना पर क्योंकि बड़ी कूल्हे की हड्डी पुरुष को दर्शाती है, साथ में दफना के हथियारों पर क्योंकि यह पुरुष को दर्शाते हैं। तो कौन सा इसमें से सही है, देखिए ऑप्शन नंबर 2 आपको करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हड्डियों की संरचना पर हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो बड़ी कूल्हे की हड्डी होती है वो एक महिला को दर्शाती है ना कि एक पुरुष को, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है बहुत। अकबरनामा के अनुसार सूबेदार का कार्यभार था। तो सूबेदार का क्या कार्यभार था, राजनीतिक और सैनिक कार्य, राजनीतिक वित्तीय कार्य, केवल राजनीतिक कार्य या केवल धार्मिक कार्य। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, राजनीतिक और सैनिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित होने के कारक हैं। तो क्या है इसके कारक, ए है वाणिज्यिक समझौते, बी है आपका राजनीतिक समझौते, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है आपका महाराष्ट्र के संत कवियों ने विरोध किया। तो महाराष्ट्र के जो संत कवि थे उन्होंने किसका विरोध किया, 3 ऑप्शन आपको तीन कथन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। यहाँ पर सभी प्रकार के कर्म कांडों का विरोध किया, बी जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का, सी परिवार के साथ रहने के विचार का। तो यहाँ पर जो है इन्होंने सिर्फ 2 ही चीज़ों का विरोध किया था, एक तो सभी प्रकार के कर्म कांडों का, दूसरा जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का। तो ए और बी है, सी आपका यहाँ पर गलत है, इन्होंने परिवार के साथ रहने का के विचार का विरोध नहीं किया था, इसलिए ए और बी सही, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में कौन सा आदिवासी समूह मुख्यतः बकरियों का पालन करता था। तो 19वीं जो सेंचुरी थी उसमें बकरियों का पालन कौन सा आदिवासी समूह करता था। पंजाब की पहाड़ों में
रहने वाले वन गुज्जर, आंध्र प्रदेश के लवाड़िया, कश्मीर के बकरवाल या फिर कुल्लू के गद्दी। तो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा इसका कश्मीर के बकरवाल। आई होप ये सभी को पता होगा, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सुधारकों का आंदोलन के साथ मिलान करना है आपको। ये कुछ सुधारक हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये कुछ आंदोलन के नाम हैं, आपको इनको मैच करना है कि किसने जो है कौन किस आंदोलन से रिलेटेड है। ओके, सो देखिए यहाँ से फिर से मैं वही ट्रिक अपनाऊंगी। इस तरीके बहुत ही अच्छी ट्रिक है, अगर आपको एक भी पता है तो अपने आंसर तक आप पहुँच जाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ अम्बेडकर और घासीदास को ले लेती हूँ, आप लोगों को घासीदास के बारे में आई होप कि पता होगा, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए घासीदास जो है किससे रिलेटेड है, वो आपके रिलेटेड है सतनामी आंदोलन से। तो ए का आपका थर्ड होने वाला है। ए का थर्ड किस ऑप्शन में, ये चेक कर लेते हैं। तो देखिए ए का थर्ड फर्स्ट ऑप्शन में ये सही हो सकता है, दूसरे में ये सही हो सकता है, तीसरे में नहीं है तो तीसरा तो बिल्कुल गलत हो गया, चौथे में भी नहीं है तो चौथा भी गलत हो गया। अब हमें पता है या तो हमारा फर्स्ट करेक्ट होगा या सेकंड। एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए अम्बेडकर के बारे में भी हम सभी को पता होगा, तो ये किस आंदोलन से रिलेटेड है, तो ये आपके रिलेटेड है मंदिर प्रवेश आंदोलन से, है ना। सो डी का आपका 4 हो जाएगा। डी का 4 ऑप्शन नंबर 2 में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। बाकी कि आप खुद से चेक कर सकते हैं। देखिए टेरोजियो है जो आपका वो किससे रिलेटेड है, युवा बंगाल आंदोलन से, और जो आपका पेरियार है वो किससे रिलेटेड है, आत्मसम्मान आंदोलन से। तो ये आपको एग्जाम में इस तरीके से चेक नहीं करना है आगे, ठीक है। अगर आपको आंसर अपना मिल रहा है तो आंसर को टिक करके आगे बढ़िए, क्योंकि वहाँ पर आपको आपका टाइम भी मैनेज करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियाँ विकसित हुई किससे, ब्राह्मी लिपि, बंगाली, तमिल या फिर देवनागरी। तो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। आई होप कि सभी ने पढ़ा होगा इसको, वेरी इजी क्वेश्चन। ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 2 कथन आपको दे रखे हैं, बताना है कौन सा सही है। कथन एक क्या है, भारत में पुरापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। कथन बी क्या है, महाराष्ट्र में बड़ी मात्रा में शुतुरमुर्ग के अंडों के छिलके मिलते हैं जिन पर नक्काशी यानी चित्रांकन की जाती है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए दोनों ही कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देश का उनके उपनिवेश के साथ मिलान कीजिए। तो ये आपके देश हैं और ये आपके कुछ उपनिवेश हैं, आपको मैच करना है कौन सा उपनिवेश जो है किस देश से रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पर मैं बात करती हूँ फ्रांस की। तो फ्रांस जो है किससे रिलेटेड है, सेंट डोमिनिक उपनिवेश से, ठीक है। तो ए का आपका जो है सेकंड होने वाला है। ए का सेकंड आपका 1 में तो नहीं है, तो ये गलत, 2 में है, ठीक है। तो ये सही हो सकता है। 3 में चेक कर लेते हैं, इसमें भी नहीं है, 4 में भी नहीं है। तो देखिए आप एक ही से अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब आपको जो है आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप सारी मैचिंग को जो है मैच कर दो, है ना, उसमें आपका टाइम ही वेस्ट होगा। अगर आप श्योर हैं अपने आंसर तक तो इसी को टेक करके आपको जाना है। अदरवाइज आपको डाउट लग रहा है तो आपको और भी कोई ऑप्शन यहाँ पर पता है तो आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। सो बाकी का आप खुद देख सकते हैं मैच करके। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर साम्राज्यवादी ऐतिहासिक पेंटिंग। 4 कथन आपको दे रखे हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। साम्राज्यवादी फतेह की लोग स्मृतियाँ गढ़ती हैं, या फिर बी है आपका अंग्रेजों को अजय और सर्वशक्तिशाली रूप में प्रस्तुत करती हैं। सी यूरोप में बहुत लोकप्रिय हुई थी। डी है आपका भारत को पूरी प्रामाणिकता के साथ दर्शाती हैं। सो यहाँ पर आपका ए बी सी तीनों सही है, डी आपका इसके बारे में गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आयन ए अकबरी के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। तो आयन ए अकबरी के बारे में आपको 4 कथन दे रखे हैं, बताना है सही विकल्प कौन सा होगा। ए क्या है, ये अकबरनामा का दूसरा खंड है। बी है, ये अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देता है। सी है, ये लोगों की परंपराओं और संस्कृति का विवरण देता है। और लास्ट है, ये बहुत सारी चीज़ों का सांख्यिकी एवं विवरण देता है। तो यहाँ पर आपका देखिए सी और डी ही इसके बारे में सही है, ए और बी आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। सी और डी आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। प्राचीनतम लघु चित्रकला किस पर बनाए जाते थे। तो जो प्राचीनतम लघु चित्रकला थे वो किस पर बनाए जाते थे। 4 कथन है आपके पास। ए है आपका पात्र, बी है ताड़पत्र के ऊपर, सी है कागज़ पर, और लास्ट है आपका लकड़ी की तख्ती पर। तो आपको बताना है किस किस पर बनाए जाते थे। तो बी सी डी यानी कि ताड़पत्र, कागज़ और लकड़ी की तख्ती पर बनाए जाते थे। ए आपका यहाँ पर गलत है, पात्र, ठीक है। सो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 700 वर्ष पहले केरल की विविधता और यहाँ के मुस्लिम समुदाय के जीवन के बारे में निम्न में से कौन से यात्री ने लिखा था। तो किस यात्री ने लिखा था केरल की विविधता के बारे में, वो आपको बताना है। वास्को डी गामा ने, इब्न बतूता ने, सेंट मार्टिन ने, शंकराचार्य ने। तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, इब्न बतूता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है। तो किस प्रकार की समानता का उल्लेख है, वेतन की समानता का, संपत्ति की समानता का, रोजगार की समानता का, प्रतिष्ठा की समानता का। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, प्रतिष्ठा की समानता का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर भारत में नगर निगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो नगर निगम के बारे में कौन सा कथन करेक्ट हो जाएगा वो बताना है। वार्ड कमिश्नर यानी आयुक्त का पद निर्वाचित होता है। वार्ड काउंसिल यानी पार्षद का एक निर्वाचित सदस्य होता है। वार्ड कमिश्नर का चुनाव वार्ड काउंसलर यानी पार्षद करते हैं, और वार्ड कमिश्नर का चुनाव प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। तो दूसरा करेक्ट है यहाँ पर, वार्ड काउंसलर जो होता है पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिसके तहत ये अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती हैं वहाँ होना चाहिए। तो वहाँ क्या होना चाहिए वो आपको बताना है। शिशु सदन, सैनिटरी पैड निकालने की मशीन, महिला अध्यक्ष, यातायात। सो करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, शिशु सदन। नेक्स्ट है आपका रोजा पार्क्स द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना
करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना? लिंग अधिकार आंदोलन, सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश की समानता का आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन या फिर श्वेत महिलाओं के लिए न्याय आंदोलन? तो यहाँ पर करेक्ट है आपका थर्ड, नागरिक अधिकार आंदोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मीडिया के संदर्भ में एजेंडा तैयार करने से क्या अभिप्राय है? तो एजेंडा तैयार करने का क्या मतलब होता है, जनरली आपको ये बताना है। तो मीडिया विषय वस्तु जिसे सरकार द्वारा सेंसर किया जाएगा, मीडिया का किसी एक राजनीतिक पार्टी के एजेंडे का प्रचार करना, या फिर 3 है आपका एक स्वतंत्र मीडिया घटना जिसका कोई भी पूर्व निर्धारित एजेंडा नहीं है। 4th है आपका मीडिया द्वारा मुद्दों को चिन्हित करना और उन्हें जनता तक पहुंचाना। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मीडिया के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर भारत में धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी रिपीट हो चुका है बहुत बार। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, कि क्या होती है, क्या आपको समझ पता होना चाहिए इसके बारे में, शब्द के बारे में समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक क्या है, ना तो राज्य और ना ही धर्म एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। बी है, भारतीय राज्य को धर्म से एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखनी चाहिए। सी है, राज्य समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। डी है, राज्य को किसी धार्मिक समुदाय पर दूसरे समुदाय द्वारा वर्चस्व को रोकना चाहिए। तो यहाँ पर आपका केवल बी और डी ही इसके बारे में सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्न में से किसके लिए आरक्षण था? तो आरक्षण किसके लिए था 1952 से 19 तक? अनुसूचित जातियाँ, आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए। तो यहाँ पर आपका थर्ड करेक्ट है, यानी कि ए, बी और डी। ठीक है, यानी कि महिलाओं के लिए नहीं था, बाकी सबके लिए था। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय संघीय न्यायालय ब्लैंक का पूर्ववर्ती है। तो किसका पूर्ववर्ती है वो आपको बताना है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का, बॉम्बे उच्च न्यायालय का, दिल्ली हाई कोर्ट का या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का? तो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वे अपने नागरिकों को ब्लैंक उपलब्ध कराए। तो क्या उपलब्ध कराए ये आपको बताना है। यहाँ पर सरकारी विश्वविद्यालयों में आरक्षण, कानूनी सहायता, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, धार्मिक उपासना की जगहों पर प्रवेश। तो करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, कानूनी सहायता। नेक्स्ट है आपका, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति द्वारा 2005 में किस समुदाय की आर्थिक व सामाजिक हाशिए कट पर अध्ययन किया गया था? सिख समुदाय, पारसी, मुस्लिम या फिर ईसाई? तो करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा यहाँ पर, मुस्लिम समुदाय के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में दादन व्यवस्था यानी कि पुटिंग आउट प्रणाली से क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट है, आपको दादन व्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सो पहला है, व्यापारी द्वारा बुनकर को कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाना और उससे बना हुआ सामान यानी कपड़ा लेना। तो फर्स्ट आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन की अगर आप अपने आंसर पर श्योर हैं तो बाकी के ऑप्शन भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन में 1 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, 1994 में दक्षिण अफ्रीका में व्यवस्था में परिवर्तन के कारण किस प्रकार की सरकार का गठन हुआ था? रंगभेद सरकार, अल्पसंख्यक सरकार, राजतांत्रिक सरकार या लोकतांत्रिक सरकार? तो करेक्ट आंसर इसका 4 हो जाएगा, लोकतांत्रिक सरकार। तो ये थे आज के SST के पूछे गए कंटेंट के 40 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।